वेलकम टू गाइडली। स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन बैंक्स बिल्ड $13 बिलियन वॉर चेस्ट टू डील विद बैड लोन्स। जितने भारतीय बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, $13 बिलियन का वॉर चेस्ट फंड जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई इस फंड को डेवलप करने की, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर जानेंगे और लास्ट तक इस सेशन में जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन का टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के कारण जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं क्या ये प्राइवेट हो सकते हैं। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के बिल्कुल एंड में। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, हम जानेंगे सब कुछ इसके बारे में और कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों, गाइडली ने क्या किया है, गाइडली की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। IBPS PO 2020 का लाइव वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रही है। 25 अगस्त से ये बैच शुरू होगा। जितने भी RRB के जो RRB IBPS PO के जो एस्पायरेंट्स हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100+ लाइव इंटरेक्टिव वीडियो क्लासेस मिलेंगी। 35+ मॉक टेस्ट हैं लेटेस्ट पैटर्न के प्रीलिम्स के और 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के मेंस के। यहाँ मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। प्राइस है 999 रुपीज और यहाँ पर 4 फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। महिपाल सर पढ़ाएंगे, नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, रोहित सर पढ़ाएंगे और अभिजीत सर पढ़ाएंगे। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन चारों का कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। देन दोस्तों, फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है गाइडली का। फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको कभी भी कोई भी कैरियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो गाइडली ने आपके लिए नंबर प्रोवाइड किया है दोस्तों। कैसी भी कैरियर काउंसलिंग चाहिए, किसी फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। यहाँ पर जो आपको गाइडेंस देंगे वो ऑलरेडी बैंक एम्प्लॉय हैं, बैंक में सिलेक्टेड लोग हैं, तो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देन अब क्यों आया ये न्यूज में, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगेन दोस्तों, सबसे पहले बात आई जो निक्काई एशियन रिव्यू क्या है, ये जापान से प्रकाशित होता है और ये वर्ल्ड का क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला फाइनेंशियल मैगजीन, एक वित्तीय अखबार है। तो अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें न्यूज क्या आई। इसमें न्यूज दोस्तों हम जानते हैं कि आई, देखिए सामने लिखा हुआ है आपके, इंडियन बैंक्स बिल्ड 13 बिलियन वॉर चेस्ट टू बैटल बैड लोन्स। जो भारतीय बैंक हैं वो क्या करने जा रहे हैं, $13 बिलियन का वॉर चेस्ट ये डेवलप करने जा रहे हैं बैड लोन्स से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि बैड लोन्स, देखिए नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं बात कर रहा हूं NPA की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब अगेन बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आखिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। देखिए, एसेट का मतलब है संपत्ति, तो एसेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी वस्तु जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है वो एसेट कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप हाउस को एसेट बोलते हो, हाउस को आप रेंट पे देते हो तो आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इनकम है। तो हाउस भी एक तरीके से क्या है, आपका एक इनकम जनरेट करने का ऑप्शन है। तो जितनी भी चीजें इनकम जनरेट कर सकती हैं वो सब किस में काउंट होती हैं, एसेट में काउंट होती हैं। अब सोचिए परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हुआ, जो चीज परफॉर्म कर रही। अब बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते, देखिए बैंकों में दो चीजें होती हैं, एक होता है लोन्स और दूसरा होता है डिपॉजिट। अब समझिएगा, डिपॉजिट बैंकों के लिए लायबिलिटी होती है। जो डिपॉजिट आप कर रहे हैं बैंक में अपना पैसा, वो बैंकों के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपको वापस करना है और इस पर बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन बैंकों के लिए जो लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इनको पैसा मिलता है विद इंटरेस्ट। जितने भी लोन्स बैंक के द्वारा बांटे जाते हैं, क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ उन पैसों को वापस दिया जाता है। अब बात समझिएगा, जब लोन बैंक देता है तो क्या है, इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, और जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट कम मिलता है। इसका बीच का जो मार्जिन है यही बैंक का प्रॉफिट होता है। अब सोचिए, तो एसेट क्या हो गया बैंक के लिए, उनके लोन्स। अब आप एसेट की जगह अगर लोन लिख लीजिए तो आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसान है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स मतलब बैंकों के द्वारा ऐसे लोन जो बांटे गए जिन पर कोई रिकवरी बैंक को नहीं मिल रही है, वही हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब सोचिए, आप ही के पास कुछ पैसा था, ठीक है, और वो पैसा भी आपका अपना नहीं है, जनता का पैसा है, क्योंकि डिपॉजिट के रूप में आया है, उसको अपने लोन के रूप में बांट दिया और ये वापस नहीं आ पा रहा है। अगर ये रेशियो बढ़ने लगेगा तो आप डिफॉल्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब ये पैसा आएगा नहीं तो डिपॉजिट चुकाओगे कहां से, नहीं चुकाओगे तो आप क्या हो जाओगे, डिफॉल्टर हो जाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी बैंक के लिए एनपीए को मैनेज करना। अगर एनपीए बढ़ जाएगा तो बैंक बंद भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है। आप समझिएगा,
कोरोना वायरस पेंडेमिक ने सबकी हालत खराब कर दी। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब जब लोग बेरोजगार हो गए हैं तो वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से चुकाएंगे? हालांकि यहाँ पर याद रखिएगा, मोराटोरियम दिया गया। क्या दिया गया? मोराटोरियम दिया गया। अब मोराटोरियम का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, और ये समय फिक्स किया गया था 31 अगस्त। अभी इसके बारे में और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। 31 अगस्त को ये मोराटोरियम समाप्त हो रहा है। मतलब मोराटोरियम का मतलब ये था कि 31 अगस्त तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। लेकिन इंस्टॉलमेंट ना देनी हो तो क्या इंटरेस्ट तो आपको क्या है, बढ़ रहा है, आपका लग रहा है इंटरेस्ट तो माफ नहीं किया गया, तो 31 अगस्त के बाद तो आपको पे करना है। लेकिन कई लोग हैं जिनकी नौकरी छूट गई, अब वो कहां से पे कर पाएंगे? तो इन सब के कारण बैंकों पर स्ट्रेस पड़ रहा है कि आगे बैंक सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है हम बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएं। और इस पर क्या क्या बातें हुई हैं, आरबीआई ने भी बहुत कुछ कही हैं, तो हम अभी जानेंगे। सबसे पहले तो इंडियाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑन अ फंड रेजिंग। अब जो इंडिया की जो बैंक्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फंड रेजिंग सिस्टम पे आ गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करें। और दो माध्यमों से फंड, दो ही माध्यम से रेज कर सकते हैं। एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझे, बैंक अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो डेट होता है, डेट में इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। और इक्विटी का मतलब हम यहाँ पर शेयर्स की बात कर रहे हैं। शेयर्स में क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो बैंक बांटेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। तो दैट्स वाई डेट के माध्यम से हो या इक्विटी के माध्यम से हो, वो फंड रेज करना शुरू कर दिया है बैंकों ने। देन समझिएगा, सबसे पहले हम इस समय जो एनपीए की पोजीशन है बैंकों की वो जान लेते हैं। तो एनपीए इन बैंक्स क्या है? जितने भी ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैड अ ग्रॉस एनपीए ऑफ 10,38,684 करोड़ एज ऑन December 31, 2018। 31 दिसंबर 2018 को जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनका एनपीए कितना था? 10,38,684 करोड़। अब इसमें एडिशन हुआ 18-19 में कितना? 3,14,449 करोड़ का, 3,14,449 करोड़ का। और रिकवरी भी आई होगी, ऑब्वियसली रिकवरी आई तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। रिकवरी कितनी आई? 1,79,711 करोड़, 1,79,711 करोड़। अब यहाँ पर क्या है? असम ऑफ 2,36,948 करोड़ वॉज रिटन ऑफ। 2,36,948 का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ कर दिया गया। और हेंस जो बैलेंस बचता है 31 दिसंबर 2019 को बैंकों का, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनका एनपीए कितना था? 9,36,474 करोड़ रुपए। इस फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंकों के द्वारा एडवांस बांटा गया, ठीक है, ये फिगर है। और ये यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग एनपीए किसकी? 2019 की 31 दिसंबर। तो 9,36,474 करोड़ ये क्लोजिंग एनपीए था बैंकों का। अब समझिएगा आगे, ये तो मैंने अभी करंट की सिचुएशन आपको बता दी। अब आगे जानते हैं अब क्या हुआ था। देखिए, कोरोना वायरस के कारण जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होने लगी थी, जब 2014 में मैं आपको बताऊं, जब मोदी गवर्नमेंट बनी, तो क्या है, मोदी गवर्नमेंट ने यही देखा कि सबसे पहले बैंकों को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में लाते हैं, इनका एनपीए कम करते हैं। तो क्योंकि ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में जितने भी बैंक्स आते हैं उनमें गवर्नमेंट ने फंड जो है क्या करना, इन्फ्यूज करना शुरू किया। तो कितना कितना इन्फ्यूज किया? देखिए, 17-18 में बजट में जो इन्फ्यूज किया गया था वो था 88,139 करोड़, 88,139 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया गया। 18-19 के बजट में कितना कंफर्मेशन दिया गया? 1,06,000 करोड़ रुपए का कंफर्मेशन दिया गया। और 19-20 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का कंफर्मेशन दिया गया। ये जो फुल बजट आया था 2019 का, जब चुनाव हो गए थे उसके बाद ये बजट प्रस्तुत किया गया था अगस्त 2019 में। तो इसके बिहाफ पर ये सब बातें बताई गई। तो ये जो पैसा इन्फ्यूज किया गया, इससे बैंकों की कुछ हालत सुधरी थी। लेकिन कोरोना वायरस ने सबकी जो है जो भी प्रयास किए गए थे एनपीए को कम करने के लिए, इन सभी प्रयासों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब तो बैंकों के ऊपर और ज्यादा लोड आ गया है कि बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। कैसे समझिएगा, देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू द टोटल एडवांसेस कुड सोर टू ओवर 12.5% बाय मार्च 2021। एक सर्वे में यहाँ पर कहा गया कि 12.5% तक एनपीए बढ़ सकता है मार्च 2021 तक। मतलब FY21 जो है, फाइनेंशियल ईयर 21 में हमारा एनपीए कहां तक पहुंच सकता है? 12.5% फ्रॉम 8.5%, 8.5% से, जो कि इस साल के मार्च में था, मतलब मार्च 2020 में।
तो अगेन prompting the country's central bank to push banks to raise reserve capital। अब यहां पर रिजर्व बैंक ने कहा कि जब ऐसा होगा तो आप लोग अभी से ही रिजर्व कैपिटल बनाना शुरू कर दीजिए अपने पास। आप ऐसे समझिए रिजर्व कैपिटल क्या होती है। सिंपल सी बात है, हमें पता है आगे चल करके हमारा व्यापार बंद हो सकता है, तो व्यापार बंद होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? रीजन होता है दोस्तों, इनकम आनी बंद हो जाए। समझो बात को, अब इनकम आनी बंद हो जाएगी तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सिचुएशन 3 मंथ की हो, 6 मंथ की हो, 9 मंथ की हो, सिचुएशन कभी भी लॉन्ग टर्म 4-5 सालों की नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में जिसने अपने आप को संभाल लिया वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन इस समय में सर आपको अपने आप को संभालने के लिए क्या चाहिए? संभालने के लिए चाहिए आपको फंड। अगर आपके पास फंड है तो आप सरवाइव कर ले जाओगे, और अगर आप सरवाइव कर ले गए तो फिर क्या है, आगे आप चीजों को बदल सकते हो। लेकिन सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर आपके पास इनकम नहीं होगी। तभी यहां पे कहा गया बैंकों को कि आप अभी से अपने पास कैपिटल को रिजर्व करना शुरू कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनके बिहाफ पर आप कम से कम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक फिगर के बिहाफ पर है, यहाँ पर मार्च, ये एंड ऑफ मार्च का है 2017 में। देखिए लगभग 8.5 के आसपास था ये, 8.5 यहाँ पर देखिए। फिर 18, 19, 20 में देखिए कम हुआ। ये कम क्यों हो रहा था मैंने आपको बताया था। देखिए 17 से 18 में तो बढ़ा है, लेकिन 18 से फिर आप देखिए 19 में कम हुआ, फिर 20 में कम हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज करी थी कैपिटल, दैट्स वाई। लेकिन 21 का प्रोजेक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 कितना? 12.5% का प्रेडिक्शन है। लेकिन अभी जानेंगे आरबीआई ने तो इससे भी आगे बताया है। आप समझिएगा दोस्तों, आरबीआई ने क्या बताया यहां पर। देखिए, इन इट्स सेमी एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, शॉर्ट में हम इसे एफएसआर बोलते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है आरबीआई की। तो ये सेमी एनुअल मतलब 6 महीने, जो साल के 6 महीने बीत गए उसकी है। तो ये जुलाई 24 को रिलीज हुई थी। इसमें क्या कहा गया? इसमें आरबीआई ने क्या किया है, वॉर्न किया। आरबीआई वॉर्न्स बैड लोन रेशियो ऑफ बैंक्स टू स्पाइक टू 12.5% इन एफओआई 21। यहां पर देखिए, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है, और क्या कहा गया कि 12.5%, और यहां पर आरबीआई ने कहा कि और खतरनाक सिनारियो हो सकता है, 14.7% तक ये सिनारियो जा सकता है। तो सोचिए कितना ज्यादा, हम 8.5 से एनपीए में कहां पहुंच रहे हैं, 14.75% पे पहुंच रहे हैं। जो हमारे एक्स गवर्नर हैं रघुराम गोविंद राजन, उन्होंने भी वार्न किया है, चेतावनी दी है अगेंस्ट अनप्रेसिडेंटेड राइज इन एनपीए लेवल्स इन 6 मंथ। जो आने वाले 6 महीनों में जो एनपीए बढ़ रहा है और जो बढ़ेगा, उसको लेकर के रघुराम गोविंद राजन जी ने भी वार्न किया है कि अभी से कुछ करिए, नहीं तो क्या होगा, उस स्ट्रेस में आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब जॉब छूट गई है तो जितने लोगों ने भी लोन ले रखा था वो कहां से चुकाएंगे? आप इस बारे में सोचिए। तो समझिएगा, यहाँ पर ये तो रिपोर्ट के बारे में बातें थी। अब आरबीआई ने क्या कहा यहाँ पर? आरबीआई ने सीधे सीधे कहा कैपिटल को रेज करिए आप लोग। तभी $13 बिलियन चेस्ट की बात आई। जो $13 बिलियन का जो चेस्ट बना रहे हैं ना, तो दैट्स वाई तभी बात आई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास आस्क बैंक्स, बैंकों से पूछा टू डू कोविड स्ट्रेस टेस्ट, फोकस ऑन रेजिंग कैपिटल, कि आप अपने बैंक में कोविड टेस्ट करिए। मतलब क्या आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, कितने ऐसे लोन हो सकते हैं जो आपके क्या है डाउनफॉल में जा सकते हैं, एनपीए हो सकते हैं, आज की डेट में क्या सिचुएशन है। तो मतलब कुल मिला के ये टोटल एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद फोकस करिए कैपिटल को रेज करने में, ये आरबीआई ने कहा। अब अगेन वो बैंकों के बारे में बात कर रहा हूं जिन बैंकों ने फंड रेज किया है। तो अगेन फंड रेज करना शुरू कर दिया अभी से। एक्सिस बैंक पहला बैंक जिसने फंड रेज किया 100 बिलियन रुपीस बाय इशूइंग शेयर्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्यूआईबी को फंड, क्यूआईबी के माध्यम से एक्सिस बैंक 100 बिलियन रुपीस ये रेज करेगा। देन एचडीएफसी
एचडीएफसी ने क्या कहा, 140 बिलियन रुपीस हम डिबेंचर और वारंट्स और शेयर्स के जरिए रेज करेंगे। देन कंट्री का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उसने कहा 150 बिलियन रुपी फंडिंग हम रेज करेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि 250 बिलियन रुपीस हम यहाँ पर फंड रेज करेंगे। तो ये वो जो बैंक हैं जिन्होंने ये काम करना भी शुरू कर दिया है, फंड रेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों हम रिसेशन में भी जा सकते हैं, ये भी बात आई है। जो इंडिया में पहला रिसेशन है वो कब हुआ था, 1979 में। इवन 1990 में आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी वर्स्ट सिचुएशन में थी, जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, जिनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी के लिए जाना जाता है। उस समय भी हम रिसेशन में भी नहीं थे। फिर भी आगे आपको पता है 2008 में भी सिचुएशन आई, जब अमेरिका से शुरू हुआ था, लेहमन ब्रदर्स से क्राइसिस शुरू हुई थी, तो उसमें भी इंडिया में ये बात आई। तो इंडिया में क्या हुआ, हम रिसेशन में नहीं गए थे, हम क्या है रिकवरी, हम थोड़ा सा डाउनफॉल में गए और हमने फिर रिकवरी करना स्टार्ट किया था। तो रिसेशन इंडिया में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल बैकअप को पहले से लेकर के चलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो दैट्स वाई इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है ये जो कोरोना वायरस है, क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन हो गया, आप खुद सोचिए जब पूरा देश लॉकडाउन होगा तो क्या होगा स्थितियां। तो ये कहा गया कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत जो है वो मंदी के चपेट में आ जाए, रिसेशन भारत में आ जाए। देन अब जानते हैं यहाँ पर क्या सोल्यूशन, एनपीए का क्या सोल्यूशन है। यहाँ पर हम यहाँ पर अब बात करेंगे एनपीए के सोल्यूशंस की। कुछ सोल्यूशंस हैं एनपीए के, गवर्नमेंट क्या करे क्या ना करे, समझिएगा। पहली बात हमेशा यही आती है कि जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनको प्राइवेटाइज कर दो, सोल्यूशन मिल जाएगा, ये बात कही जाती है। तो इज द प्रॉब्लम पब्लिक ऑनरशिप ऑफ बैंक्स, मतलब क्या एनपीए की प्रॉब्लम ये जो पब्लिक ऑनरशिप है ये है, आप समझिएगा इस पर। अब यहां पर कहा गया इंडियन बैंक्स, ये भी एक आपको मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज बता रहा हूं, इंडियन बैंक्स इन क्राइंग नीड फॉर रिफॉर्म्स। इंडियन बैंक्स जो है वो क्राई कर रहे हैं, रिफॉर्म मांग रहे हैं। हियर इज हाउ प्राइवेटाइजिंग पीएसयू बैंक्स कैन हेल्प। अब यहां पर बताया गया था इस आर्टिकल में, ठीक है, जो प्राइवेटाइजिंग हम कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को, तो वो कैसे मददगार हो सकते हैं इन रिफॉर्म्स में। अब समझिएगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं। तो ये बात हमेशा कही जाती है कर दो, और जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं एनपीए की बात करूं तो एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंकों का ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों का कम है। इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक रिकवरी बेटर कर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक रिकवरी बेटर नहीं कर पाते हैं। अब समझिएगा, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ बैंक्स according to them is beset with corruption and incompetence। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, आप ये सोचिए सिंपल, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सैलरी से कोई मतलब है, बैंक का टारगेट पूरा हो या ना हो, इसको सैलरी से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इफेक्ट। तो ये इनकॉम्पिटेंस वर्क कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन के साथ नहीं कर रहे हैं, कोई टारगेट्स नहीं है यहाँ पर एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉइज को सैलरी आराम से मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या है, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कई बार टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि इतने अकाउंट्स खुलवाइए, नहीं खुलवाएंगे तो क्या होगा, आपकी जॉब भी चली जाएगी। तो यहाँ पर इनकॉम्पिटेंस के साथ काम हो रहा है और दूसरा करप्शन के साथ में काम हो रहा है। जो लोन बांटे जा रहे हैं उसमें कई बार करप्शंस होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इसके कारण कहा जा रहा है कि इनको प्राइवेटाइज कर दो। अब अगेन द समझिएगा, द सोल्यूशन देयरफॉर इज टू प्राइवेटाइज द बैंक एटलीस्ट द वीकर वंस, मतलब या तो प्राइवेटाइज कर दो या कम से कम ऐसे बैंकों को प्राइवेटाइज कर दो जो वीकर वन है। लेकिन अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन भी 100% सोल्यूशन नहीं है। कैसे, समझिएगा यहाँ पर, ये 2018 का एक एग्जांपल है। देयर आर वाइड वेरिएशन विद इन ईच ऑनरशिप कैटेगरी, ठीक है। इंडिया में जो जितने भी बैंक्स हैं उसमें हर एक बैंक का एक अलग ऑनरशिप कैटेगरी है, क्योंकि 100% कैपिटल कहाँ कहाँ बटी है ये हमें नहीं पता, ठीक है। पब्लिक भी है, गवर्नमेंट के पास भी है। अब समझिएगा यहाँ पर, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रॉस एनपीए ग्रॉस एडवांसेस रेशियो वाज 10.9%। अब समझिएगा यहाँ पर 2018 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्रॉस एनपीए था 10.9%। अब दिस वाज नॉट मच हायर देन दैट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई बैंक। उसी समय 2018 में ही आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रॉस एनपीए रेशियो था वो क्या था, 9.9%। तो 9.9 10.9 कोई बहुत अंतर नहीं था। फिर यहाँ पर एक बात और बताई गई,
जो फॉरेन बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, उसका कितना था 11.7%। तो यहाँ पर एक बात ये कही गई एग्जाम्पल में कि आईसीआईसीआई बैंक का भी 9.9% है, और ये जो फॉरेन बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनका 11.7%। तो जब इनका है तो फिर इसका भी इतना है। तो अगर हम प्राइवेटाइज कर दें तो प्राइवेटाइजेशन का भी तो हाल देख लो, क्या ये लोग बहुत आगे हैं हमसे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आईसीआईसीआई का 1% है। अगर आईसीआईसीआई का 1% है तब तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई देखो ये प्राइवेट बैंक है तो इतना कम है, तो बहुत ज्यादा कम नहीं है, तो ये सोल्यूशन नहीं है। देन अब आप आगे समझिएगा। अ ब्रीफ लुक एट द स्टेट ऑफ पीएसबी शोज दैट दे आर नॉट इन as bad shape as many make them out to be। मतलब इतना ज्यादा भी ये बैड शेप में नहीं है जितना लोग प्रिडिक्ट करते हैं। देन फॉर एग्जांपल पीएसबीज हैड अ हायर एक्सपोजर्स टू 5 मोस्ट अफेक्टिंग सेक्टर। यहाँ पे कहा गया है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका सबसे ज्यादा जो पैसा है जो लोन के रूप में दिया जाता है, वो 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हाई रिस्क में ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। कौन कौन से? माइनिंग, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एविएशन अबाउट 29%। अब इनके हालात देखिए आप। देखिए माइनिंग, अब यहां पर एज मेंशन्ड अर्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर इंपैक्टेड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब अगेन जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब सोचिए आप कोरोना वायरस आ गया, कोविड। अब सोचिए कोविड के कारण जब लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया तो लोग घर खरीद पाएंगे, फ्लैट ले पाएंगे? तो क्या हुआ? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन के बाद भी आपने देखा प्रॉपर्टी बहुत डाउनफॉल में चली गई, तो प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में लगता था ब्लैक मनी, ब्लैक मनी काफी हद तक जो है वो रुक गया। तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी के रेट डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर आपने देखे होंगे बहुत डाउन चले गए। देन माइनिंग और टेलीकॉम जो है ये इंपैक्ट करता है कोर्ट के जजमेंट से। कहीं पर खदान हो रही है, कोई प्रॉब्लम हुई तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वहां पर रुक गया। टेलीकॉम में भी कोर्ट के आए दिन जजमेंट आते रहते हैं जिसके कारण ये इफेक्ट होता रहता है। स्टील जो है वो स्टील इंपैक्ट करता है डंपिंग फ्रॉम चाइना, क्योंकि इंडिया की स्टील की बात करें तो चाइना से जब स्टील आता है तो क्या है, वो कम रेट पे मिलता है। दैट्स वाई अब क्या है, अब आत्मनिर्भर भारत की बात करी जा रही है। अब हम क्या है, इंपोर्ट पे कम फोकस करेंगे, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये चीजें हैं। देन this sector to which PSB were heavily exposed were impacted by factors beyond the control of bank management। मतलब कहने का ये है कि ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें बैंक उधार देता है लेकिन बैंक के हाथ में इनकी रिकवरी नहीं है। यहां पर अगर रिकवरी नहीं मिल पाएगी तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बैंक मैनेजमेंट है। आप सोच के देखिए ये सारे सेक्टर्स हैं, तो इन सारे सेक्टर्स में अगर फंडिंग कम कर दी जाए या एक कुछ फेज ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ये चीजें कम हो जाएं, तो क्या होगा, हम इसको कम कर सकते हैं। दैट्स वाई कहा गया कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबी इज थस नॉट द आंसर टू सच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगेन सिर्फ बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। समझिएगा आगे। वी नीड अ ब्रॉड सेट ऑफ एक्शन, सम इमीडिएट एंड अदर ओवर द मीडियम टर्म एंड एम्ड एट प्रिवेंटिंग द रिकरेंस ऑफ सच क्राइसिस। मतलब हमें ब्रॉड सेट ऑफ एक्शंस चाहिए, ठीक है, कुछ तुरंत चाहिए जिससे हम डील कर सकते हैं, और कुछ मीडियम टर्म के लिए आगे बनाने चाहिए जिससे ऐसी क्राइसिस आगे चल के कम हो जाए या हो ही ना। दैट्स वाई यहां पर कहा गया है पीएसयू बैंक्स टू नीड मोर कैपिटल। क्या कहा गया यहां पर? पीएसयू बैंक्स टू नीड मोर कैपिटल एज सेफगार्ड अगेंस्ट स्ट्रेस। ये फिच रेटिंग्स ने बात कही है कि गवर्नमेंट को पीएसयू बैंक्स में बहुत ज्यादा फंड जो है इन्फ्यूज करना चाहिए जिससे ये सरवाइव कर सके। अब गवर्नमेंट का कहना है हमारे पास फंड नहीं है। दैट्स वाई एक बात ये भी आई थी कि आगे चल करके ऐसा हो सकता है कि 3 ही बैंक जो है वो बचे। समझिएगा, 3 पीएसयू बैंक्स रह जाएं, बाकी सबका मर्जर करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ये बात भी एक आई थी स्टेटमेंट में जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ये अभी होने जा रहा है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट को क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करना है। तो गवर्नमेंट अगर इन्फ्यूज करती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट फंड इन्फ्यूज नहीं करती है तो गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन होगा कि इनमें से ज्यादातर बैंकों को क्या कर देना, प्राइवेटाइज कर देना। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर, और ये सारी की सारी
आपके एग्जामिनेशन, आपके आने वाली चीजों से ही रिलेटेड हैं। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपके क्या व्यूज हैं हमें जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।